न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। सबसे पहले बात संसद के मानसून सत्र की, जिसको लेकर हंगामे के आसार अभी से दिखने लगे हैं। सोमवार से संसद के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसद के मानसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदली गई है। इनमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे और गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा वंदे मातरम बिल उसमें पेश करेंगे। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जहां यह बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष से हंगामा नहीं करने की अपील की। यही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। लोकसभा में डीएमके के सभी 22 सदस्यों की जगह बदल दी गई है। मोदी सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम बिल के साथ और भी कई बिल मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मॉनसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं। इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। सरकार के जो बिल्स हैं उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी रहेगी और समर्थन रहेगा, और वही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी प्रकाशित करे और जवाब दे। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। जनगणमना देश प्रेम और देश के साथ कहता ही अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगणमना भी अगर आपके फेथ से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़ें नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाएं, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाएं, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा। आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई एमपी, एमएलए, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है,
परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का कोशिश कह रहा है। अब सबकी निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर होंगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था और हालिया घटनाओं समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को मुद्दा बनाकर पलटवार की रणनीति बना चुका है। मॉनसून के मौसम में भले ही ठंडक महसूस होती हो, लेकिन बिहार विधानसभा का ये मॉनसून सत्र राजनीतिक गर्मी बढ़ाने वाला माना जा रहा है। 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलने वाले संक्षिप्त लेकिन अहम सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरा करने की तैयारी में है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के मुताबिक कम समय में ही सदन का एजेंडा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि देश के लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो योगदान रहा है बिहार के विकास में जाकर के, और लगातार 2 सदन पर, और मुझे भी साथ काम करने का मौका मिला है। 10 मंत्रालय मैं भी रहा हूँ, के साथ रहा हूँ जाकर, कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा जाकर के। ये सत्र कई मायनों में अलग रहने वाला है। पहली बार नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं होंगे। इस बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में उस सीट पर बैठेंगे जहां पहले नीतीश कुमार बैठते थे। वहीं निशांत कुमार को लेकर भी राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने अभी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर हमला तेज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को घेरने की क्या बात है? वो तो पहले से विदेश प्रवास पे हैं। उन्हें बिहार की जनता और यहाँ की समस्या या समस्या के निवारण से क्या मतलब है? एक नजर जिन मुद्दों पर गरमा सकता है ये सत्र: कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर घेराव, भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सवाल, बाढ़, बारिश और राहत कार्यों पर चर्चा, बिजली, सड़क और पेयजल के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं निशाने पर, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर बहस। कई विधेयक और सरकारी कार्य पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल और शून्यकाल में हंगामे के आसार हैं। सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिनाएगा जबकि विपक्ष जवाब मांगेगा। छोटे सत्र में भी तीखी नोकझोंक की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। इधर विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। कानून व्यवस्था, भरत तिवारी एनकाउंटर और अन्य जन सरोकार के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। आरजेडी का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है और सदन में इन सभी सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। बिहार का जो जनता का मुद्दा है, अभी किसानों के हाहाकार मचा हुआ। पानी नहीं होने से पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गई। किसान का रोपनी नहीं हो रहा है। तो जनता के मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई विधि व्यवस्था पर साफ है कि विधानसभा का ये छोटा सत्र राजनीतिक तौर पर बेहद अहम रहने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों के साथ आमने सामने होंगे। अब देखना होगा कि राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच सदन की कार्यवाही कितनी सुचारू रूप से चल पाती है और जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी गंभीर चर्चा देखने को मिलती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार में विकास की नई इबारत लिखी गई। सीएम सम्राट चौधरी ने 2 बड़ी योजनाओं की सौगात दी। शिवहर में नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया तो बेगूसराय की धरती से 38 जिलों में एक साथ आज 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया। बिहार के विकास में रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा।
सीएम सम्राट ने शिवहर और बेगूसराय की धरती से बिहार को बड़ी सौगात दी। शिवहर में सीएम सम्राट ने बिहार की पहली नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बेलवा डैम से बागमती नदी की धारा लिंक चैनल के जरिए मुजफ्फरपुर के मीनापुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी की ओर रवाना हो गई। इस परियोजना पर लगभग 130 करोड़ से अधिक की लागत आई। शिवहर से सीएम सम्राट की 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरा किया, आज बताते हुए खुशी हो रही है। शिवहर जिला से बागमती का पानी मैंने छोड़ा और इसको बूढ़ी गंडक में जोड़ने का काम आज विजय चौधरी जी के नेतृत्व में शुरू कर मैं आया। शिवहर के बाद सीएम सम्राट बेगूसराय की धरती से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का आगाज कर दिया। सीएम सम्राट ने बिहार के 38 जिलों में एक साथ आज 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ किया। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्याय माना जा रहा है। ये आदर्श विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं, नवाचार और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेंटर होंगे। सीएम सम्राट ने कहा कि इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास से लेकर नीट की तैयारी भी कराई जाएगी। सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से उन लाखों बच्चों को जरूर एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसमें नीट की पढ़ाई, नीट की कोचिंग हो, जेईई की कोचिंग हो या स्मार्ट क्लासेस हो। लोग प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि वहां डिजिटल के तौर पर पढ़ाई हो सके और नए चीजों का ज्ञान अर्जन कर सके। हम लोगों का सपना उस दिन साकार होगा। आज जरूर शुरुआत हम कर रहे हैं। सीएम सम्राट ने सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय को लेकर बड़ा दावा भी किया। सीएम ने कहा कि ये स्कूल ऐसा बनेगा कि डीएम से लेकर विधायक तक इस स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराएंगे। 1 साल में ऐसा स्कूल बना देना है कि डीएम साहब, एसडीओ साहब और विधायक जी जिस दिन इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना शुरू कर देंगे, समझिएगा बिहार बदल गया। बिहार में नदियों को जोड़ने की पहली योजना धरातल पर उतर आई, तो दूसरी तरफ बिहार को एक साथ 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालयों का तोहफा दिया। सीएम सम्राट की ये सौगात बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। न्यूज 18 के लिए शिवहर से राकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बांकीपुर उपचुनाव की जंग की। उपचुनाव के रण में प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने क्षेत्र में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा, तो एनडीए नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में जनसुराज कोई फैक्टर नहीं है, एनडीए की जीत तय है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का सियासी रण सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के जंग की। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ढोल नगाड़े के साथ चुनावी रणभूमि में जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए का हर दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगा है। मंत्री से लेकर विधायक तक घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांग रहे हैं। इस तरह का माहौल है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में, निश्चित तौर पर देखिए आप हाई प्रोफाइल बोल रहे हैं, हाई प्रोफाइल जिसके बारे में बोल रहे हैं वो तो पूरे बिहार में लड़े, एक सीट नहीं जीते तो यहाँ कहाँ से जीतेंगे? यहाँ इनका जमानत बचने वाला नहीं है, याद रखिएगा। एनडीए के नेता बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए का कहना है कि मतदाता अपना मन बना चुके हैं और जनसुराज चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट करेगी। जो राजद की जो
घटती हुई विश्वसनीयता है और गिरता हुआ जो जनाधार है उसकी सबसे बड़ी वजह तेजस्वी यादव खुद बनती जा रही है। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से जीतेगी, सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता के बीच है। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट अब असली दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि मुख्य विपक्षी ताकत कौन बनने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की नाराजगी एक बार फिर सामने आई। इस बार राधाकृष्ण किशोर अधिकारियों से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके आरोपों का कांग्रेस ने समर्थन किया तो बीजेपी ने सरकार में तालमेल की कमी पर तंज कसा। हालांकि जेएमएम ने इसे खारिज करते हुए ऑल इज वेल का दावा जरूर किया है। रिपोर्ट दिखाते। फिर नाराज दिख रही राधाकृष्ण, अधिकारियों पर किया तीखा हमला। अधिकारी बेलगाम, कैसे चलेगा काम? बीजेपी ने कसा तंज, जेएमएम ने दी सफाई। जो अधिकारी होते हैं उन्हें गुरूर तो रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ठीक है, इस पर सरकार देखेगी। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी सुरक्षा के तामझाम पर नाराजगी, कभी व्यवस्था पर नाराजगी, तो अब अधिकारियों के रवैये से राधाकृष्ण किशोर नाराज नजर आ रहे हैं। आखिर राधाकृष्ण किशोर क्यों नाराज हैं? आपको बताते हैं कि उनका आरोप है कि राज्य के विधायकों की बात नहीं मानी जा रही है, टेलीफोन नहीं उठाए जाते हैं, पत्र का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आखिर व्यवस्था कैसे चलेगी? वित्त मंत्री की नाराजगी और आरोपों का कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने समर्थन भी किया। अधिकारियों के रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं उन्हें गुरूर तो रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं कि कार्यपालिका विधायक का इस लोकतांत्रिक का दो प्रमुख पार्ट है, जो गहराई से समझते हैं इन चीज़ों को, वो जरूर तवज्जो देते हैं। जो समझ नहीं पाते, जो अपने ऐठन में रहते हैं, उनके दृश्य इसी प्रकार के आते हैं जो राधाकृष्ण किशोर जी ने उद्धृत किया है। सरकार में सहयोगी कांग्रेस के आरोपों को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को घेरा और पूछा कि जब मंत्रियों की बात ही नहीं मानी जा रही है तो आदिवासी, जनजाति और आम लोगों की क्या बिसात है? वहीं नाराजगी को खारिज करते हुए जेएमएम ने सरकार और मंत्री के बीच का मामला बताते ऑल इज वेल का दावा करते हुए जल्द ही समाधान की उम्मीद जाहिर कर दी। जिस तरह से आरोप लगाया अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि ना तो पुलिस अधिकारी उनकी बात को सुनते हैं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को सुनते हैं। इससे पता चलता है इस प्रदेश की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। जब मंत्री विधायकों की बात को इस सरकार में अनदेखी की जा रही है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता, जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी की बात सुनने वाला कौन है? भगवान ही मालिक है। इस प्रदेश को भगवान भरोसे ही इस सरकार को चलाया जा रहा है। का बयान किया, जो कुछ अनुभव या जो कुछ उनके साथ घटित हुई होगी, ठीक है, इस पर सरकार देखेगी। इतना ज्यादा तूल देने का ये विषय नहीं है मेरी नजर में। क्या सरकार में शामिल दल जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्योंकि दोनों दलों के बीच तालमेल की कमी के संकेत असम, बिहार और बंगाल चुनाव के बाद अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री की नाराजगी कब दूर होगी, या फिर इसके बहाने जेएमएम और सरकार पर कांग्रेस की ओर से दबाव बनाने की रणनीति है? लेकिन अब तक महागठबंधन की सरकार में सहयोगी दलों के बीच तालमेल पर सवालिया निशान जरूर उठते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और अब बात मौत के सामान के धंधे की। मोतिहारी में पुलिस ने कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। एक साथ 5000 अर्धनिर्मित कारतूस देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।
पुलिस ने 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में मौत का धंधा, कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5000 से ज्यादा कारतूस बरामद। एक, दो, 3 नहीं, हजारों की संख्या में अर्धनिर्मित कारतूस देखकर आप भी हैरान रह जाएंगी। भारी संख्या में खाली कारतूस, कारतूस बनाने वाली मशीन, केमिकल पाउडर, मेटल शीट। जहां मौत के सामान के कारोबार को चलाया जा रहा था, हथियार और कारतूस बनाने की फैक्ट्री, साजो सामान देखकर पुलिस भी भौचक है। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और कारतूस फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने कारतूस बनाने वाले सामान के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौत के सामान की फैक्ट्री में कारतूस के साथ कारतूस बनाने वाली मशीन, मेटल शीट, केमिकल पाउडर, रेड फास्फोरस, एसीटोन, गन पाउडर को भी जब्त किया है। अब पुलिस इन हथियार तस्करों की कुंडली को खंगाल रही है। पुलिस ने मेहसी, चकिया, मधुबन, गढ़िया, पेनहारा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर हथियार के इस बड़े धंधे का खुलासा किया। हथियार और कारतूस की सप्लाई कई जिलों में होती थी। बड़ा सवाल है कि मौत के सामान के धंधे का मास्टरमाइंड कौन है? क्या इस पूरे धंधे का अंतर्राज्यीय सिंडिकेट है? क्या इन्हीं हथियारों से अपराध के आका जुर्म को अंजाम दे रहे थे? मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट।